हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब बढ़िया। तो अपने चल रहे थे गाउस के अनुप्रयोगों के बारे में अपन स्टडी कर रहे थे। 5 अनुप्रयोगों के बारे में अपन देख चुके हैं। आज वाला है 6 नंबर का। ये लास्ट वाला अनुप्रयोग है, ज़्यादा टेंशन ना लें, लास्ट है ये, इसके बाद में नहीं है। ठीक है, 6 अनुप्रयोग हैं। तो दो तो अपन ने देखे, 3 तो देखे थे। गोले के लिए देखे थे 3 तो। एक चालक के लिए देखा था, एक उचालक के लिए देखा था और एक खोखले के लिए देखा था। 3 तो वो हो गए थे। और 2 देखे थे अपन ने, एक परत के लिए और एक पट्टिका के लिए। आज देखने वाले हैं एक तार है, एक रेखीय तार है। इस रेखीय तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान देखना है। लेकिन इतना ही नहीं है, अनंत 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 लंबाई का है। तो हमारे पास एक अनंत लंबाई का रेखीय तार है, उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान देखना है कि उसकी वजह से विद्युत क्षेत्र कितना बनता है। 5 की वजह से तो आप देख चुके हैं। तो यहाँ पे भी आपको वही कार्रवाई करनी है वापस से। सबसे पहले आपको डायरेक्शन देखनी पड़ेगी, क्योंकि आप अलग अलग प्रकार की वस्तुएं लेते हैं तो उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र बनता है वो कैसा कैसा बनता है। जैसे शुरुआत में आपने 3 के अंदर देखा था, वहां पे डायरेक्शन की बात नहीं की थी हमने। क्यों नहीं की थी? क्योंकि आपको पता है कि एक बिंदु आवेश होता है और एक गोला होता है, उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र बनता है वो कैसा बनता है, त्रिज्यीय ही बनता है। उसकी जो त्रिज्या होता है उसी के अनुदिश होता है। ठीक है, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि परत की वजह से कैसा बनता है, पट्टिका की वजह से कैसा बनता है। तो उनके बारे में अपन ने पहले डायरेक्शन की बात की। तो आज हम बात करने वाले हैं वायर के बारे में। तो वायर की वजह से जो रेखीय तार है, उसकी वजह से जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो कैसा बनेगा, किस डायरेक्शन में बनेगा। तो पहले उसकी भी डायरेक्शन की बात करते हैं। वैसा ही है, सेम टू सेम ही आना है, लेकिन एक बार फिर से बात कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये देखिए, ये मेरे पास एक अनंत रेखीय वायर है। ठीक है, ओके। इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है वो कितना है, मान लेता हूं कि लैम्डा है, और यह आवेशित है, पॉजिटिव चार्ज। इसकी वजह से, इस रेखीय आवेशित तार की वजह से हमें बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। तो ये लीजिए वो बिंदु P, ये है वो, यही है सर। और ये रेखीय तार से कितनी दूरी है, स्मॉल r। तो ये बिंदु O ले लेते हैं। वापस से आपको वही ही काम करना है जो पिछली 2 क्लासों के अंदर आप बात कर रहे हैं। आप इस बिंदु O से, जहां से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना चाहते हैं, वहां से समान दूरियों पे 2 अल्पांश ले लीजिए। ये लीजिए, देखिए तार 2 अल्पांश ले लीजिए, जिनका क्षेत्रफल है dA1 और इसका है dA2। dA1 की वजह से जो विद्युत क्षेत्र बनेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, और dA2 की वजह से ये वाली होगी। तो dA1 की वजह से dE1 बोल देता हूं, इसकी वजह से dE2 बोल देता हूं। बहुत बार बात कर चुके हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। ठीक है, समान दूरियों पे लिए हैं हमने और समान ही इनका एरिया है। दोनों के हम क्या करते हैं, यहाँ पे घटक ले लेते हैं। dE1 के क्या हो जाएगा, dE1 सदिश का घटक लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, एक तो इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। लंबकोणीय वियोजन कर रहे हैं, तो लंबकोणीय वियोजन करते हैं तो 2 लंबवत घटक प्राप्त हो जाते हैं। जिस साइड में थीटा होता है उस साइड में कोस वाला घटक आता है, और जिस साइड में थीटा नहीं होता है उस साइड में साइन वाला घटक आ जाता है। आप यहाँ पे ये वाला कोण थीटा डिफाइन कर दीजिए। मान लीजिए ये कोण थीटा है, तो ये कोण भी कितना होगा, थीटा ही होगा। अरे भैया दोनों समान दूरियों पे हैं, तो ये वाले कोण कितने होंगे फिर, थीटा थीटा। ओके, तो dE1 सदिश का आप इस दिशा में घटक लेंगे, जिस साइड में थीटा बन रखा है उस साइड में कितना आ जाएगा, dE1 कोस थीटा। कोस वाला पद आता है जिस साइड में अपन थीटा बन रखा होता है, और जिस साइड में नहीं बन रखा होता है उस साइड में आ जाएगा साइन वाला, तो dE1 साइन थीटा। कोई दिक्कत यहाँ तक? ओके। इसी प्रकार से dE2 सदिश के लिए भी ज्ञात कर लीजिए। तो dE2 सदिश के लिए कितना हो जाएगा, जिस साइड में थीटा बन रखा है dE2 कोस थीटा, और इधर कितना हो जाएगा dE1 साइन थीटा। ये लीजिए, ये हमारे पास अपन ने इन दोनों सदिशों को, जो dE1 सदिश और dE2 सदिश थे, उनको हमने घटकों के अंदर वियोजित कर लिया। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो हमारे पास ये लंबवत घटक प्राप्त हो रहे हैं, इस प्रकार से ये वाले हैं दोनों घटक, ये एक दूसरे के विपरीत दिशा के अंदर है, तो ये एक दूसरे को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। पूर्ण रूप से कैंसिल कब कर देंगे, जब दोनों की वैल्यू समान हो। दोनों की वैल्यू समान है या नहीं है ये अपन चेक करते हैं। साइन थीटा तो दोनों की समान रहेंगे, dE2 समान होंगे, dE1 और dE2 समान होंगे या नहीं होंगे, होंगे। क्यों, दोनों से बीच की जो दूरियां हैं, इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की और इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक की दूरियां समान है। और जो एरिया ले रहे हैं dA1 और dA2 वो भी सेम ही ले रहे हैं। नेम अलग अलग रख दिया मैंने, 1 और 2 इसलिए रख दिया ताकि आपको पता रहे कि इस 1 वाले की वजह से ये विद्युत क्षेत्र और 2 वाले की वजह से ये वाला विद्युत क्षेत्र। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे जो आवेश होगा, इस एरिया के अंदर जो आवेश होगा और इस एरिया के अंदर जो आवेश होगा वो सेम ही होगा।
सेम होगा तो हमारे पास वैल्यू भी सेम ही आएंगी। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं काफ़ी क्लासों के अंदर। ओके भैया, तो ये वाले तो कैंसिल हो जाएंगे, ये घटक तो कैंसिल कर दिए एक दूसरे को, और कौन से बचे, ये दोनों बचे। तो इनकी वजह से हमारे पास एक परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान प्राप्त होगा। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ से आप ऐसा प्रूफ कर सकते हैं कि जो एक वायर होता है, रेखीय तार होता है, उसकी वजह से जो बनने वाला विद्युत क्षेत्र होता है वो उस तार की लंबाई के लंबवत होता है, तार की लंबाई के लंबवत प्राप्त होता है, और समांतर नहीं प्राप्त होता है, 0 होता है। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं परिमाण की, बात करते हैं परिमाण कितना होगा उसकी बात करते हैं। तो देखिए, इसको मिटाना होगा। तो परिमाण ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक गाउसियन पृष्ठ चाहिए। तो गाउसियन पृष्ठ चाहिए, तो गाउसियन पृष्ठ के कितने प्रकार के होती हैं, 2 ही प्रकार के लेके चलते हैं, बेलनाकार और गोलाकार। कौन सी काम में लेंगे, बेलनाकार काम में लेंगे, क्योंकि यदि आप ये लीजिए वायर, चलो नहीं सर मैं तो आज आपको गोलाकार लेके दिखाऊंगा, ये लो, ले लो तो भैया, ये ले लिया। तो यहाँ पे आप अल्पांश लेंगे, इसकी डायरेक्शन ये होगी, राइट राइट। तो यहाँ पे इसकी वजह से ये जो वायर है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसकी डायरेक्शन भी है, कोई दिक्कत नहीं। ओके सर देखो थीटा 0 आया ना, आप ऐसे बनाते हो, ठीक है भैया। तो यहाँ पे फिर यहाँ अल्पांश ले लीजिए, यहाँ अल्पांश लेंगे, उसके डीएस की डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इस वायर की वजह से, ये वाला लंबवती बनेगा, लंबवती बनेगा, ऐसे तो बनेगा ही नहीं, वो तो कैंसिल हो जाएंगे वो वाले पार्ट। तो थीटा, अब ये थीटा कितना नहीं डिफाइन कर सकते, और सभी अल्पांशों के लिए हमारे पास अलग अलग थीटा प्राप्त होगा, और वो हम वहाँ पे डिफाइन करने में हमें तकलीफ होगी। तो हम क्या करते हैं कि इस वायर को गोलाकार गाउसियन पृष्ठ से न ढककर बेलनाकार से ढकते हैं। तो ये लीजिए वायर थीटा का है गुरुजी, ये लीजिए ढक दिया हमने, ये लीजिए प्लस आवेश, और इसका जो रेखीय आवेश घनत्व है वो लैम्डा। आपको पता है आवेश घनत्व वो 3 प्रकार के, रेखीय आवेश घनत्व है, पृष्ठ आवेश घनत्व है, और आयतन आवेश घनत्व है। क्लास के अंदर बात हो चुकी है, किसी को नहीं पता हो तो शायद 8 या 9 लेक्चर होगा, उसके अंदर आप जाके देख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब इसके बाद में देखिए, इसकी वजह से हमें बिंदु P पर जो यहाँ स्थित है, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, ये r दूरी है, ठीक है, ओके। वापिस से हमें क्या करना है, 3 भागों के अंदर बांटना, S1 S2 S3, ओके। तो ये जो गाउसियन पृष्ठ है, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ है, इससे संबंधित जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो अपन किस फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं, जो हमारे पास परिभाषा वाला फॉर्मूला होता है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से जो फॉर्मूला प्राप्त होता है उससे ज्ञात करते हैं। तो कितना होता है, फाई इज इक्वल टू समाकलन ई डॉट डी एस। आप इसको ओपन करते हैं तो कितना प्राप्त हो जाता है, समाकलन ई डी एस कर करके परेशान हो गए हम, तो कोई बात नहीं, बस आज की बात। और गाउस के नियम से तो कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इक्वेशन नंबर 2। फर्स्ट और 2 को वापस से साथ में लिखिए, वही कार्रवाई करनी है। लीजिए, अब क्या करना है कि ये जो हमारे पास ये पूरी इस गाउसियन पृष्ठ के लिए है, तो आप इन 3 भागों में विभाजित कर रहे हैं, तो इस फॉर्मूले को भी अपन क्या करेंगे, 3 भागों के अंदर विभाजित कर लेंगे। तो 3 भागों के अंदर विभाजित कर लेंगे तो S1 S2 S3 ये रहे। तो ये लीजिए फिर S1, इसके लिए EDS1 लिख देता हूँ, और इसके लिए S2, इसके लिए जो अल्पांश है उसके लिए DS2 लिख देता हूँ, और ये S3 EDS3 cos थीटा, और ये समेशन क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ओके, थीटा डिफाइन करते हैं, थीटा कितना कितना होगा। यहाँ पे आप ऊपर की ओर बेलनाकार पृष्ठ है, और यहाँ पे आपने कोई एक वो लिया अल्पांश लिया, तो उसके एरिया के डायरेक्शन ऊपर की ओर, नीचे वाले के लिए नीचे की ओर, और यहाँ वाले के लिए इधर, ठीक है। तो इसके लिए ds की डायरेक्शन ये लीजिए भैया, ds1, और यहाँ E ऐसे यहाँ पे लेंगे, तो यहाँ पे ds की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली ds2, और A की डायरेक्शन भी ये, और यहाँ पे ds3, और ये लीजिए, ओके। थीटा यहाँ कितना 90,
यहाँ कितना 0, यहाँ कितना 90। तो S1 पृष्ठ के लिए थीटा कितना आया भैया? S1 के लिए थीटा आया हमारे पास, थीटा की वैल्यू 90। इसके लिए S2 के लिए थीटा आया हमारे पास 0 और S3 के लिए थीटा आया 90। अब आप यहाँ पे वैल्यू डिफाइन कीजिए वापिस से, तो कितना हो जाएगा cos 90 की वैल्यू कितनी हो जाती है 0। तो ये वाला पद और ये वाला, ये दोनों तो 0 हो गए। बचेगा कौन सा? ये वाला बचेगा। तो कितना हो जाएगा 0 प्लस समाकलन S2 EDS2 cos। चलो इसको भी सॉल्व कर देता हूँ। cos थीटा cos 0 कितना हो जाएगा 1। ओके गुरुजी, ये लो 0 को हटा दीजिए, अच्छा लगे। ए को बाहर ले लो और ये अच्छा लगे। ये लीजिए समेशन Q अपॉन S। ओके, अब क्या करना है, ये जो DS2 है इसका समाकलन चाहिए हमें। तो DS2 कौन है? ढूंढो। ये रहा गुरुजी, ये वाला जो वक्राकार भाग है इसके अल्पांश है ये। तो इसके सभी अल्पांशों को जोड़ दें तो इस वक्राकार भाग का क्षेत्रफल आ जाए हमारे पास। तो वक्राकार भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बेलनाकार के लिए क्या प्राप्त होता है 2 पाई L लंबाई मान लेता हूँ, इसकी L लंबाई है, R इसकी यहाँ पे रेडियस है। तो कितना हो जाएगा 2 पाई RL। ओके, तो 2 पाई RL भैया कैसे प्राप्त हुआ 2 पाई RL? 2 पाई RL प्राप्त हुआ कि ये जो हमारे पास DS2 है, DS2 कौन से भाग है? इस S2 के अल्पांश से। S2 के अल्पांश से तो कितने होंगे? काफी सारे हो सकते हैं। उन सबका आप एरिया आप जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा हमारे पास? इस DS2 का समाकलन प्राप्त हो जाएगा, जो कितना प्राप्त होगा 2 पाई RL। कई बच्चे बहुत ही शानदार तरीके से ये सोच रहे होंगे, सर जो लास्ट के जो 2 डेरिवेशन थे उनके अंदर तो आपने जब समाकलन किया तो एक के अंदर तो आपने वहाँ पे दोनों में आपने S ले लिया था, वहाँ पे तो S की वैल्यू नहीं डिफाइन की। अरे भैया वहाँ पे मेरे को पहले से पता था कि ये कट जाएंगे आगे, इसलिए नहीं रखी थी मैंने। वहाँ पे मैंने जैसे DS के सापेक्ष समाकलन किया तो S ही रख लिया था और फिर वो कट गई थी, इसलिए नहीं रखा। और यहाँ पे कटेंगे नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 2 पाई RL लिख रहा हूँ, वरना यहाँ पे भी S लिख देता है यदि ये कट जाती तो। ठीक है, टेंशन ना ले, ये समेशन Q अपॉन S लेना। ओके, ये जो भी समीकरण थी अब क्या करना है, E इक्वल टू निकालना है, तो ये तो नीचे आ जाएगा। लेकिन समेशन Q की वैल्यू नहीं निकाली अभी तक आपने। समेशन Q कितना होगा? समेशन Q है ये जो गाउसियन पृष्ठ है इससे घेरा गया आवेश कितना है नहीं पता, इन्फिनिटी। तो आप क्या करें, देखिए ये घनत्व हमें बहुत अच्छी चीज़ें डिफाइन करता है। आपको यदि ये नहीं पता कि पूरे इंडिया के अंदर कोई भी एक प्रकार की वस्तु मान लीजिए, जैसे क्या माने चीनी, पूरे इंडिया के अंदर चीनी कितनी है आपको नहीं पता, ठीक है। लेकिन आपको किसी ने ये बता दिया कि भैया जो चीनी का घनत्व है कि मतलब इतनी एरिया के अंदर आपको इतनी चीनी मिल जाएगी। मान लीजिए किसी ने बोल दिया आपको 2 किलोमीटर स्क्वायर एरिया के अंदर इतनी चीनी है, आपको 5 किलो मिलेगी। तो आपको पूछा गया तो बताइए 10 के अंदर कितनी मिलेगी? तो आप 1 का निकाल के क्या करते हैं 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये घनत्व का फ़ायदा हो जाता है। यही फ़ायदा हम यहाँ करने वाले हैं। तो हमें पता है कि ये जो हमारे पास वायर है इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा है। तो लैम्डा है तो भैया आप एक फॉर्मूला लगा लीजिए ऐसे, लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला Q अपॉन L होता है। पृष्ठ आवेश घनत्व की बात करते हैं तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन S ले लेते हैं या A ले लेते हैं, जो भी आपको अच्छा लगता है। ओके, समेशन Q कौन है? समेशन Q मान लेते हैं कि ये जो इस आवेश इससे घिरा हो गया आवेश है वो कितना है Q है। इस Q की वैल्यू निकाल दो तो Q इज इक्वल टू कितना लैम्डा है। रखिए E इज इक्वल 2 पाई RL समेशन Q की वैल्यू पुट कीजिए भैया। Q इज इक्वल टू कितना लैम्डा L गुरुजी। तो लैम्डा L एप्सिलॉन नॉट L से L गया। तो E इज इक्वल टू कितना बचा, E इज इक्वल टू आ गया हमारे पास, ये 2 पाई R इधर चला जाएगा तो लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये लीजिए ये आंसर आ गया। लेकिन हमारा मन है बड़ा ही विचलित है, तो हम क्या करना चाहते हैं, इस इक्वेशन को मैं ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देना चाहता हूँ। क्यों? इसलिए ताकि नीचे वाला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बन जाए और K बन जाए, तो थोड़ा अच्छा लगता है। तो लीजिए ऊपर क्या बना 2 लैम्डा, नीचे वाला क्या बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब कितना हो गया ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K हो गया। तो अब आ गया हमारे पास फॉर्मूला E इज इक्वल टू 2
E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर। ये लास्ट फाइनल, ये फॉर्मूला सर मेरे को देखने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ऐसा निकाल देता हूँ कोई बात नहीं, ऐसा निकाल लीजिए, ठीक है, ओके। ये आ गया लास्ट फाइनल। अब आप इसको सदिश रूप में व्यक्त करना चाहें तो कर सकते हैं। तो सदिश रूप में किस प्रकार से व्यक्त करेंगे? सदिश रूप में आप देख सकते हैं जो ई की डायरेक्शन है वो कैसे प्राप्त हो रही है, लंबवत, और यहाँ पे हमारे पास दूरी प्राप्त हो रही है। तो आप इस ये जो बीच की दूरी है उसका एकांक सदिश ले लें। सर आप पिछले वालों में तो नहीं लिए थे। अरे पिछले वाले में दूरी पे डिपेंड ही नहीं कर रहा था, इसलिए आर कैप नहीं लिया बच्चों, वहाँ पे एन कैप इसलिए लिया था क्योंकि हमारे पास आर था ही नहीं वहाँ पे, ठीक है, फॉर्मूले के अंदर। तो हमने एन कैप ले लिया और उस एन कैप को क्या डिफाइन कर दिया कि ये तार की वो जो सीट थी या परत थी उसके सीट या अरे प्लेट के लिए उसके लंबवत है वो एन कैप एकांक सदिश, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा, लो यहाँ पे लिख देता हूँ, ई सदिश इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर। ये तो परिमाण आर, ये जो आर है आर सदिश के अनुदिश ही तो है, तो आर के कई बच्चे है ना बहुत ही शानदार तरीके से ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर बार बार आप ये दूरी बोलते हो और उसके बाद में इस दूरी के सदिश का साइन लगा देते हो। अरे भैया जी, दूरी को विस्थापन के द्वारा भी तो व्यक्त कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो दूरी है वो सीधी सीधी है, मिनिमम है, तो मिनिमम डिस्टेंस होती है वो क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। तो डिस्प्लेसमेंट तो वेक्टर होता है ना, तो आप व्यक्त कर सकते हैं। दूरी को आप सदिश के रूप में व्यक्त कर सकते हैं जब वो विस्थापन का कार्य कर रही होती है, ठीक है, ओके। तो ये आ गया हमारे पास फॉर्मूला E इज इक्वल टू 2k लैम्डा अपॉन आर। आप यहाँ पे देख सकते हैं ई और आर के बीच में जो रिलेशन आ रखा है वो कैसा आ रखा है, दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं। तो ई व्युत्क्रमानुपाती 1/r। तो ग्राफ बनाएंगे, और सर ग्राफ बहुत छोटे बनाते हो, अरे क्या करें बोर्ड ही भर गया, ये लीजिए, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ अपना टॉपिक। अपने जो गाउस के जो अनुप्रयोग थे वो सारे के सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब आगे गाउस के अनुप्रयोग नहीं पढ़ेंगे अपन, 6 थे, 6 के 6 कंप्लीट हो गए हैं। गाउस के नियम के बारे में पढ़ा अपन ने, विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात किया जाता है जिसके द्वारा अपन ने 6 अलग अलग प्रकार की वस्तुओं पे आवेश देकर उनके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं के मान ज्ञात किए। अगली क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, कोई हमारे पास एक आवेशी सतह है, उस पे कितना बल लगता है आवेशों के कारण, और जो अभी तक आप ऐसा देखते आ रहे हैं कि E की वैल्यू 0 हो जाती है कंडक्टर के अंदर, चालक वस्तुओं के अंदर E की वैल्यू 0 हो जाती है, उसको अपन वहाँ पे पढ़ने वाले हैं। और वहाँ पे वो चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी पूरी तरह से कि अंदर की ओर E की वैल्यू 0 क्यों हो जाती है, ठीक है। और उसके बाद में अपनी एक और क्लास होगी और उसके बाद में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अपनी बची 2 क्लासें और बची, इसके बाद में ये फर्स्ट चैप्टर अपना कंप्लीट, उसके बाद में अपन सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो ओके, टाटा बाय बाय।